हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं अपने इंस्टीट्यूट में शूटिंग कर रहा हूं। उसका रीज़न ये है कि पिछले काफ़ी टाइम से मुझे टाइम नहीं मिला है कि मैं घर पे बैठ के कोई वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं, इसीलिए काफ़ी सारी वीडियोस डिलेड हुई हैं। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलरली वीडियो डालूँ। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं DST इंस्पायर फेलोशिप फॉर PhD, क्योंकि ये एक ऐसी फेलोशिप है, ये उन सब लोगों को मिल सकती है जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की है, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट हैं इन देयर कोर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो PhD करना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स हैं, जिनको JRF, SRF या फिर UGC इन सब के अलावा भी एक फेलोशिप का ऑप्शन बताता है। तो ये कैसे फेलोशिप लेनी है, क्या फेलोशिप है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे एज अ इंटरव्यू, क्योंकि मैंने इस वीडियो के लिए स्पेशली बुलाया है मानवेंद्र सिंह को, जो कि सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंस IISc बेंगलोर में अभी जनवरी वाले बैच में इन्होंने एडमिशन लिया है PhD में, और इन्होंने इंस्पायर फेलोशिप के थ्रू ही एडमिशन लिया है। तो उस इंटरव्यू में हम बात करेंगे कैसे आप ये फेलोशिप ले सकते हैं और कैसे आप अपनी PhD इस फेलोशिप के थ्रू कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस, पूरा कंप्लीट, एलिजिबिलिटी, रिक्वायरमेंट, सब कुछ उन्होंने अच्छे से बताया है। सो आइए उनसे बात करते हैं। और उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप मेरा कंटेंट को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जितने भी लोग मेरे चैनल पे विजिट करते हैं उसमें से 20% लोगों ने ही सब्सक्राइब करा हुआ है। तो ये थोड़ा सा गलत चीज़ है। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो अब चलिए बात करते हैं सीधे मानवेंद्र सिंह से। हेलो मानवेंद्र, कैसे हो भाई? हाँ सर, बढ़िया है। और बताओ कैसा चल रहा है बेंगलोर में? अभी बढ़िया चल रहा है, इधर वेदर भी अच्छा है इधर अभी। अच्छा, तो मानवेंद्र तुम जानते हो कि हमारा पर्पस क्या है इस इंटरव्यू को करने का। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस को। मेरा नाम मानवेंद्र प्रताप सिंह है। मैंने जनवरी सेशन में IISc बेंगलोर में PhD ज्वाइन किया है सेंस डिपार्टमेंट में। अच्छा। और मेरा फेलोशिप है इंस्पायर फेलोशिप। अच्छा, तो मानवेंद्र मेरा पहला क्वेश्चन इसी से यही आएगा कि ये DST इंस्पायर फेलोशिप PhD के लिए क्या होती है और किसे मिलती है? यह फेलोशिप हर साल 1000 लोगों को DST के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। और इसमें 3 क्राइटेरिया रखे हैं उन लोगों ने। 3 तरह के लोग इसमें अपीयर कर सकते हैं। एक तो जो बेसिक साइंस में PhD करना चाहते हैं, या अप्लाइड साइंस में PhD करना चाहते हैं, या इंजीनियरिंग में PhD करना चाहते हैं। अच्छा, तो मतलब जो लोग सोशल साइंस वाले PhD करना चाहते हैं उनके लिए फेलोशिप नहीं है? हाँ, जहां तक मैंने देखा है भी, ये तो प्योरली साइंस से रिलेटेड फेलोशिप है। तो हमें नहीं लगता कि ये आर्ट से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट एक्सेप्ट साइंस इसमें आएगा। अच्छा, तो मानवेंद्र इसी से मेरा दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है कि इस फेलोशिप को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जिससे हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? इस फेलोशिप को लेने के लिए जनरली 2 क्राइटेरिया रखा गया है अभी तक। एक में अगर आप इंस्पायर स्कॉलर रहे हो, पहले से आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती रही हो, और आप कहीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जनरली B.Sc M.Sc या इंटीग्रेटेड M.Sc लोग करते हैं, वो 5 साल अगर आपने इंस्पायर स्कॉलरशिप पाया है, उसके बाद आप PhD करना चाहते हैं और आपके M.Sc में टोटल 70% से अबव हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं फेलोशिप के लिए। अच्छा। और दूसरी क्राइटेरिया इसमें आएगा फ्रेश स्टूडेंट, जो जिनका इंस्पायर से कोई लेना देना पहले नहीं था, वो उस समय इंस्पायर फेलोशिप के बारे में सुने, तो उनके लिए यह रहता है कि वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन या इंटीग्रेटेड M.Sc बोले, इंटीग्रेटेड भी आता है इसमें, तो अगर उसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं अपने स्ट्रीम में, और उस स्ट्रीम में जो उनका बैच है, उनका बैच का साइज होना चाहिए 10 पीपल से ज्यादा होना चाहिए, 10 बच्चों से ज्यादा होना चाहिए, और उनका जो परसेंट या उनका CGPA आए वो 70% के अबव होना चाहिए। और इसमें एक और बात है कि इसमें डिस्टेंस एजुकेशन और ऑटोनॉमस कॉलेज, इस तरह के कॉलेजों को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। अच्छा, मतलब कि अगर आप IGNOU वगैरह से MSc करे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे? हाँ, इसमें नहीं रहेंगे। डिस्टेंस और आपका ऑटोनॉमस, ये इसमें क्लियरली लिखा है। अच्छा, तो इससे अगला क्वेश्चन यही है कि इस फेलोशिप में कितना पैसा मिलता है और ड्यूरेशन क्या है? जैसे नेट JRF में तो हमें 5 साल के लिए मिलती है,
ये फेलोशिप हमें कितने टाइम के लिए मिलती है और इसका ड्यूरेशन क्या है? इसका ड्यूरेशन भी सेम है, 5 साल का ही ड्यूरेशन है। इसमें भी सेम जैसे हम लोग CISR, गेट या जेस्ट के थ्रू मिलता है हम लोगों को पैसा। तो फेलोशिप का पैसा बराबर है, मतलब जो CSR में 31 प्लस HRA मिलता है, 31,000 प्लस HRA, यहाँ भी इतना ही मिलता है? हाँ हाँ, इतना ही मिलता है, इसमें भी सेम है पूरा क्राइटेरिया। अच्छा, तो जैसे मैं CSR का JRF लूं या UGC का JRF लूं, तो मैं इंडिया में कहीं भी किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकता हूं, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे IIT हो, चाहे IISc हो? क्या इसको लेके भी मैं हर जगह अप्लाई कर सकता हूं? हाँ, यह मतलब मैक्सिमम मतलब 99% इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इसको लेते हैं, क्योंकि यह एक एक्सटर्नल फेलोशिप होती है, तो वो लोग ज़्यादा ही पसंद करते हैं इसको। और दूसरा, कभी कभी कुछ IITs को मैंने देखा है जो अभी पेंडेमिक टाइम में इसको नहीं लिया, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया उनके लिए कट ऑफ का क्राइटेरिया नहीं बन रहा था। तो जैसे मैंने देखा था, एक IIT थी, उसने इसको नहीं लिया था। मैंने जैसे अप्लाई उधर किया था पेंडेमिक टाइम में, तो उन्होंने उसका था जेस्ट या गेट या नेट, इसके थ्रू ले रहे थे। तो कभी कभी नहीं लेते, लेकिन मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में, मैक्सिमम रिसर्च इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज में, हर जगह इसको वरीयता दी जाती है। नहीं, मैं भी जानता हूँ कि ऑलमोस्ट जहां जहां JRF चलता है वहां वहां DST इंस्पायर की फेलोशिप से भी आपको मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही है मेरा कि इसके लिए किस समय अप्लाई करना पड़ता है? क्या समय है जब हमें इसके लिए फॉर्म निकलते हैं, जब हमें अप्लाई करना होता है? इसमें जनरली हम लोग जैसे हमारा सेशन MSc का या इंटीग्रेटेड MSc का जून जुलाई में खत्म होता है, हमारे मार्क्स अवेलेबल हो जाते हैं, हमारा हमको परसेंटेज मालूम चल जाता है अगस्त तक। तो ये जनरली सितंबर अक्टूबर के बीच में न्यू एप्लीकेशन के लिए इसका पोर्टल खुलता है इंस्पायर पे, तो वहां पर हम फ्रेश एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर हम एलिजिबल हैं तो जब हम इसके लिए अप्लाई करते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं अप्लाई करते समय? इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आप इंस्पायर स्कॉलर हैं, या आपके पास फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट है, आप PhD में एडमिशन नहीं लिए हैं, तो आपको अलग क्राइटेरिया है। अगर आप PhD में एडमिशन ले लिए हैं किसी और फेलोशिप के थ्रू और आप इंस्पायर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा आगे का क्राइटेरिया है। मेनली इसमें 2 क्राइटेरिया रखे हैं इन्होंने, एक प्रोविजनल, एक फाइनल। प्रोविजनल में आप अगर अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपका निकलता है एप्लीकेशन, तो आप उसमें अगर अप्लाई करते हैं, प्रोविजनल वालों के लिए बोल रहा हूं, तो आपको अपना पूरा मार्कशीट रखना पड़ेगा, हाई स्कूल से स्टार्ट करते हुए हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप इंस्पायर स्कॉलर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उधर रखना पड़ेगा, अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ रखना पड़ेगा। उसके साथ अगर आप फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट से आ रहे हैं तो आपको फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा वहां पर। और दूसरी बात, अगर आप CGPA सिस्टम में, जैसे यूनिवर्सिटीज में CGPA कहीं कहीं होता है, कहीं नहीं होता है, इंस्टीट्यूट में हर जगह CGPA सिस्टम है, तो आपको CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन फार्मूला जो होता है इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड, हर इंस्टीट्यूट का अलग होता है, तो उसका अपने ऑफिशियल से लेकर वो भी रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां पर लगेगा, तभी उनको मालूम चलेगा आपका कितना परसेंटेज है। तो आपको प्रोविजनली अप्लाई करने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्लस अगर आप प्रोविजनली अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3 फैकल्टीज के नेम देने पड़ते हैं। एक टेंटेटिव होता है कि आप कहाँ रिसर्च करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, आपने कुछ देखा है, तो ये जनरली लोग 3 डाल देते हैं, रैंडमली ऐसे डाल देते हैं। कुछ लोग बात करके भी डालते हैं उस प्रोफेसर से, कुछ लोग ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा एक टेंटेटिव रिसर्च प्रपोजल होता है 1 पेज का। तो 1 पेज का वो रिसर्च प्रपोजल, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं PhD में, उसका एक पेज का ही 500 वर्ड लगभग लिखना पड़ता है। ये तो आपने प्रोविजनल के लिए डाल दिया। अच्छा। और इसी के साथ अगर आप PhD में एडमिशन ले चुके हैं, जैसे जुलाई बैच में आपने ले लिया, अगस्त सितंबर अक्टूबर में आया, तो आप अगर एडमिशन ले चुके हैं और आप एलिजिबल हैं, तो इसी टाइम में आपको फाइनली सिलेक्ट करने के लिए बड़ा रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ेगा।
अच्छा। और अपने इंस्टीट्यूट का पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर एडमिशन लिया है पीएचडी में, हमारा गाइड ये है, उनकी सीवी ये है और इंस्टीट्यूट ऐसा है, उसका पूरा डाटा देना पड़ेगा। वो फाइनल के लिए जाएगा, क्योंकि प्रोविजनल वाला वहां पर नहीं चलेगा, क्योंकि आपने एडमिशन ले चुका है। तो मेरे दो क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि या तो आप पीएचडी में एडमिशन से पहले भी भर सकते हैं इसे, और पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद भी भर सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको डॉक्यूमेंट के साथ साथ 3 लोगों के नाम और एक छोटा सा रिसर्च प्रपोजल देना होगा। क्वेश्चन ये है कि जो मैं 3 लोगों के नाम दे रहा हूँ फैकल्टी के, जो ये रिसर्च प्रपोजल डाल रहा हूँ, अगर मैं ज्वाइन करने के बाद वो फैकल्टी के साथ ना ज्वाइन करना चाहूँ या फिर वो रिसर्च प्रपोजल पे काम ना करना चाहूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं होती? इसमें कोई कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा। ये आप एक टेंटेटिव होता है, उसमें लिखा है सीधा सीधा टेंटेटिव, क्योंकि आप उसको अप्लाई करेंगे तो वो फाइनल तो है नहीं, वो प्रोविजनल ऑफर लेटर आएगा आपके पास। अच्छा। तो फिर आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे उसके तो आप कहीं भी कर सकते हैं, आप वो 3 के अलावा जिस मर्जी के पास भी जाना चाहें वहां भी जा सकते हैं। हाँ हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है, न प्रपोजल से न आपके उससे जो 3 लोग फैकल्टी का नाम दिया है आपने। और जो मतलब एडमिशन ले चुके हैं, कई लोगों को पता ही नहीं होता इस इंस्पायर के बारे में, किसी ने किसी यूनिवर्सिटी में ले लिया और उनको बहुत कम फेलोशिप मिल रही है, तो वो पीएचडी के बाद भी इसमें अप्लाई कर सकता है। मगर कितने बाद तक अप्लाई कर सकता है, ये इसका कुछ लिमिट है क्या? इसमें थोड़ा टाइमिंग का थोड़ा रहता है इशू। अगर आप जैसे 2019 में आपने अपना एमएससी कर लिया, एक एमएससी का उदाहरण लेते हैं, एमएससी कर लिया, अगर आप अक्टूबर नवंबर में उसको अप्लाई नहीं कर पाए तो अगले एडवर्टाइजमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इसमें एक है, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि अगर एक बार उन्होंने मिस कर दिया तो दूसरी बार उन लोगों ने अप्लाई किया है, वो सिलेक्ट भी हुए हैं। अच्छा, तो ये तो नहीं है कि मतलब अगर आप 2019 में पास आउट हैं और 22 में भर रहे हैं, 23 में, इतना लंबा टाइम तो नहीं मिलता होगा? नहीं नहीं, 1 साल, मतलब कि एक बार अगर आप मिस कर गए, कुछ आपको प्रॉब्लम आई, कुछ भी हुआ, तो अगला जो एडवर्टाइजमेंट आएगा 1 साल बाद, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा है। ओके, तो 1-2 टाइम आपको मिल सकते हैं, 2 टाइम के अंदर आपको विदिन फिल करना होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कि मैंने अब अप्लाई कर दिया, अब फिर कितना समय लगेगा, क्या उसका कोई इंटरव्यू होगा, क्या कैसे आगे डिसाइड होता है कि किसको देंगे फेलोशिप? इसमें जनरली हम लोग देखते हैं कि इसमें टाइमिंग का थोड़ा इशू रहता है हमेशा से, और पेशेंस का, मतलब इसमें हम लोगों का एग्जाम होता है रियलिटी में। अगर आपने सितंबर में अप्लाई कर दिया या अक्टूबर में जब आया, आपने प्रोविजनल के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपका ये लगभग 3 से 4 महीना लेगा। वो लोग वहां इवेलुएट करेगा पूरा, और आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा। वहां पर ज्यादा कुछ चेक नहीं करेगा आपका, बस आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स प्लस एलिजिबिलिटी, आप 70% के अबव हैं या आप फर्स्ट रैंक होल्डर हैं कि नहीं है। अगर उन्होंने चेक कर लिया तो आप अगर उसके अकॉर्डिंग में फुलफिल कर रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वो आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर देंगे लगभग मार्च से अप्रैल में। उसके बाद उस ऑफर लेटर जिस दिन इशू हुआ, जिस डेट को इशू हुआ, उस डेट से लेकर 1 साल तक, उस डेट से लेकर 1 साल तक आप इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में जो इसको लेते हो, इस फेलोशिप को, उसके थ्रू आप इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं 1 साल तक। मतलब अगर आपका 1 अप्रैल को इशू हुआ तो नेक्स्ट 1 अप्रैल को आपका ये ऑफर लेटर का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, तब आप कहीं पर अपीयर नहीं हो सकते। विद इन दैट आप अपीयर हो सकते हैं। तो अब अगर मैं इसमें पूछूं कि सक्सेस रेट क्या होता है, अगर मान लो मेरा सब कुछ डॉक्यूमेंट ठीक है, मैं बिल्कुल एलिजिबल हूं, तो सक्सेस रेट क्या रहता है इस फेलोशिप के लिए? अगर सक्सेस रेट की बात करें हम, अगर फ्रेश स्टूडेंट से शुरू करें, तो लगभग मैंने देखा है कि 2000 लोग, 2200 लोग, इस तरह के लोग पहले प्रोविजनल के पहले जो अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आता है जनरली दिखते हैं उसमें। जब वो प्रोविजनल ऑफर लेटर निकालते हैं तो उसमें से लगभग 400-500 लोग छट जाते हैं। अच्छा, लगभग 1500 बचते हैं। अब फाइनल कितने को मिलता है? 1000 लोगों को मिलता है। तो ये आप बोल सकते हैं 60 to 70% इसका सक्सेस रेट है। इसके बाद पूछूंगा कि ठीक है, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गया, आप पीएचडी में एडमिशन लेके फेलोशिप कैसे चालू करवाते हैं फिर अपनी?
हाँ, इसकी बात ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने प्रोविजनल लेटर ले लिया, आपने किसी इंस्टीट्यूट में पीएचडी में एडमिशन भी ले लिया। हाँ। उसके बाद तो जब आपने एडमिशन लिया तो जनरली ये लोगों का क्राइटेरिया है कि 1 महीने के अंदर, एडमिशन जिस दिन आपने लिया उसके 1 महीने के अंदर आपको एडमिशन से रिलेटेड पूरा डॉक्यूमेंट इंस्पायर पोर्टल पे आपको सबमिट करना है। तो अच्छा। उस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रहता है? पहला नंबर आपका इंस्टीट्यूट जहां आपने एडमिशन लिया है। दूसरा नंबर आपका गाइड कौन है, गाइड चूज करना पड़ेगा विद इन दैट 1 मंथ। तीसरा बात आपका क्या है, गाइड का सीवी लगेगा। तीसरा बात उसमें आता है कि आपने प्रपोजल लिखना है अपने पीएचडी के लिए। वो प्रपोजल एक फाइनल प्रपोजल होगा। उस प्रपोजल का वेटेज बहुत होता है उस राउंड में। इस राउंड में फाइनल प्रपोजल का वेटेज बहुत होता है। 5 पेज का प्रपोजल लिखना पड़ता है मिनिमम, मतलब मैक्सिमम, मतलब एक एवरेज 5 पेज का। तो 5 पेज का आपने प्रपोजल लिखा गाइड से कंसल्ट करके, वो आपने अपलोड किया, प्लस आपका टॉपिक जो है आपने प्रपोजल लिखा टॉपिक, ये सब एक मतलब स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग उसमें रखते हैं। उसके साथ आपका थोड़ा फी रिसिप्ट, आपने एडमिशन लिया है, कॉल लेटर, ये सब कुछ भी जो होता है वो भी अपलोड करना होता है। तो आपने इसको अपलोड कर दिया, आपने एडमिशन भी ले लिया। दूसरी बात, आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स 1 महीने के अंदर अपलोड भी कर दिए वहां पे। वो लोग अब फाइनली वो लोग इवालुएट करेंगे आपका। वो लोग लगभग 3 से 4 महीने, 5 महीने भी लगा देते हैं, कभी कभी 3 महीने भी लगाते हैं। तो वो उसको इवेलुएट करेंगे, उसके बाद वो फाइनल लेटर निकालेंगे। फाइनल लेटर में जिसका हुआ वो पीएचडी के लिए फेलोशिप के पाएगा। जो उसमें रिजेक्ट हुआ पीएचडी में एडमिशन लेने के बावजूद भी फेलोशिप डीएसटी से नहीं पाएगा। तो ये मतलब एक प्रोसेस हो गई ना कि मतलब मैंने प्रोविजनली ले ली फेलोशिप, उसके बाद भी मुझको ये सब करना पड़ेगा। हाँ, इसमें तो यही है, इसमें रिस्क ऐसा ही है, मतलब इसका रिस्क यही है, मतलब लोग इससे मतलब थोड़ा से परेशान हो जाते हैं, थोड़ा पेशेंस का उनका वो होता है। वो पीएचडी भी कर रहे हैं, कोर्स वर्क भी चालू कर दिए हैं, उधर काम भी कुछ शुरू कर दिए हैं, फिर भी उनका श्योर नहीं है कि उनको पीएचडी फेलोशिप डीएसटी के द्वारा मिलेगी। हाँ, तो इसमें एक ये पॉइंट बहुत अलग तरह का है अन्य फेलोशिप के कंपैरिजन में। ये नहीं कि जेआरएफ में तो एक बार लेटर मिल गया तो आप कहीं भी जाएं तो आपको फेलोशिप तो मिलनी ही मिलनी है, ये तो कुछ नहीं है। हाँ, और तो इसमें थोड़ा यही प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट लेवल पे ही आता है, अगर फाइनल ऑफर लेटर आ गया तो भी फिर आपको सब एक एक्सेप्टेंस लेटर होता है, डीएसटी के द्वारा ही दिया जाता है लेटर। उसमें फिल करके यहाँ से पूरा अथॉरिटी से साइन और स्टैंप लगा के उसको अपलोड करते हैं, तो फेलोशिप स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन यही बोलूंगा कि मतलब बहुत से बच्चे हैं जो टॉपर होंगे, सरकारी विद्यालय के होंगे, प्राइवेट के भी होंगे, सबके होंगे, तो वो भी सरकारी प्राइवेट दोनों एलिजिबल है ना इसके लिए, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो? ना इसमें हाँ ये है, इंस्टीट्यूट हो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके नॉर्म एंड कंडीशन को मानता हो, वो ऑटोनॉमस और वो डिस्टेंस वाला न हो, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो ना हो। उसके अलावा कहीं भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेज, उनसे आप अगर एमएससी या ये सब करते हैं तो आप एलिजिबल हैं उसके लिए। तो अब लास्ट में आप जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए कोई टिप्स वगैरह देना चाहेंगे कि क्या तैयारी करके रखनी है, कुछ सलाह देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, इसमें मैं पहला बात शुरू करूंगा कि अगर आपके पास इंस्पायर के अलावा कोई अलग फेलोशिप है तो आप उसके थ्रू जाइए। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का डिले होगा, निश्चित रूप से डिले होगा। तब आप इसमें पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे, सब कुछ सही चला तो। पहला नंबर वो हो गया। दूसरा नंबर ये है कि अगर आप इंस्पायर के ही, मतलब आपके पास केवल इंस्पायर ही एक ऑप्शन बचा है और आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो इंस्पायर के लिए आपको 2-3 टाइमिंग याद रखनी पड़ेगी। हमेशा अपने मतलब ऑनलाइन सर्च करते रहना है कि कब उसका आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन आने के 1 महीने के अंदर ही सब कुछ करना होता है। अगर आप इंस्पायर के ही केवल
इरादे से बैठे हैं तो आप कहीं भी किसी रिसर्च लैब में, किसी इंस्टीट्यूट में आप एज ए प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। आप उधर एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं कुछ रिसर्च में अपना, और इस साथ साथ आप इंस्पायर के लिए अप्लाई भी करते रहेंगे। तो वो एक आपके लिए सीवी भी आपका थोड़ा स्ट्रेंथ उसमें आ जाती है, और आपको रिसर्च का एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो ये तो बहुत ही, मुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो होगी जितने बच्चों के लिए जो भी इंस्पायर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ तुमने बता दिया है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किस टाइम पे। और ऐसी गाइडेंस मुझे तो नहीं मिली थी, मुझे अपने टाइम पे ये भी नहीं पता था कि इंस्पायर नाम की कोई फेलोशिप होती है, बट तुमने बताया, बहुत खुशी है मुझे इस चीज के लिए। और थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। और अगर कोई डाउट वगैरह हुआ तो मैं तुमसे आऊंगा पूछने के लिए, तो उसको क्लियर कर देना। हाँ, नमस्कार। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा इससे भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए आगे लाता रहूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।